Last class we have discussed what is a galvanometer and we have discussed its theory of galvanometer also. And finally we obtained one relationship for the flow of current through a galvanometer, and it was I is equals to K divided by NEA multiplied by 5. There N was the number of turns in the coil of the galvanometer, A was area of each turn of the galvanometer coil, and B was the applied magnetic field, that radial magnetic field we applied, and K was the torsional constant of that suspension fiber, suspension strip, with the help of which the coil was suspended in that magnetic field. And when a current I was passed, that coil twisted, that deflected by an angle of phi. The more is the current, more is the deflection. I was directly proportional to phi. And we called this constant as galvanometer constant, G multiplied by phi. So I was proportional to phi. Now, as we discussed in the very beginning, कि galvanometer एक बहुत sensitive सा device है. It's a very sensitive device. It is not used to measure anything. Rather, it is just supposed to detect the flow of charge. So when I say detect the flow of charge, उसका काम है charge के flow को, current को detect करना. मतलब हम expect करते हैं कि वो एक circuit में छोटी करंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं. बड़ी करंट्स को मेजर करना अलग बात है कि हम ज्यादा करंट है तो उसको नापना चाहेंगे, उसकी वैल्यू जानना चाहेंगे. बट जब हम किसी डिवाइस के मेजरमेंट्स पर आते हैं, जब हम एक से फॉर एग्जांपल आपने लेंथ मेजरमेंट सीखा था, तो लेंथ मेजरमेंट हम एक नॉर्मल स्केल से भी करते हैं डे टू डे लाइफ के मेजरमेंट्स के लिए. लेकिन आप एक नॉर्मल से स्केल को, आपके ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल को एक बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते हैं, क्योंकि वो मेरे बालों के डायमीटर्स को नहीं नाप सकता. ये एक पेन की रिफिल की इंटरनल डायमीटर को हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल से नहीं नाप पाते हैं. तो ऐसी छोटी मेजरमेंट्स, जब हम कोई मेजरमेंट की बात करते हैं, जब हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं किसी मेजरमेंट करने के लिए, तो इंस्ट्रूमेंट हमारा सेंसिटिव तब कहलाता है जब वो इंस्ट्रूमेंट छोटे से छोटे मेजरमेंट्स कर सके. हमारा एक थर्मामीटर कब सेंसिटिव होगा कि जब वो माइन्यूट से माइन्यूट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर को मेजर कर सके. हमारे वर्नियर कैलिपर्स को हमने कहा था वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं स्केल से, लेकिन वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा सेंसिटिव फिर हमारे पास एक डिवाइस था, दैट वाज स्क्रू गेज, है ना, माइक्रोमीटर्स होते हैं. तो सेंसिटिविटी किसी डिवाइस की किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव है. एन इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं सेंसिटिव तब है जब वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट्स को कर सके, जो भी मेजरमेंट करता है. तो यहाँ पर भी वही बात होती है, गैल्वेनोमीटर को हम कब कहेंगे कि सेंसिटिव है. तो गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस तब कहलाएगा कि जब उसमें से माइन्यूटेस्ट करंट को भी वो डिटेक्ट करे, when it is capable of detecting the smallest possible current. अब वो डिटेक्ट कैसे कर रहा है, करंट को डिटेक्ट करने का तरीका क्या है हमारे डिवाइस में, कि करंट पास करने से एक डिफ्लेक्शन होता है, कॉइल डिफ्लेक्ट होती है. तो कॉइल ज्यादा डिफ्लेक्ट करे, करंट कम पास करे, कम से कम करंट पे ज्यादा से ज्यादा जो डिफ्लेक्शन शो करेगा हम ऐसे गैल्वेनोमीटर को कहेंगे सेंसिटिव है. अब ऐसा गैल्वेनोमीटर अच्छा नहीं मानेंगे ना कि हमने अच्छी खासी करंट पास की लेकिन डिफ्लेक्शन जरा सा हो रहा है, तो उसका मतलब थोड़ी कम करंट काटते हैं तो और कम डिफ्लेक्शन होता है. तो डिफ्लेक्शन कम हो, करंट ज्यादा हो, दैट इज अ बैड गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर तब अच्छा हम कहेंगे, तब सेंसिटिव कहेंगे कि वो हमारा सर्किट की सबसे छोटी से छोटी करंट को भी बड़े से डिफ्लेक्शन से दिखाए. ये देखिए डिफाइन भी किया हमने, गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव. कब होगा सेंसिटिव? if it shows large scale deflections, इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हो, large scale deflections for small magnitudes of current. Current small है लेकिन deflections ज्यादा है, then we say the galvanometer is sensitivity. इसका वो sensitive है ना. इस गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी को हम नापें, ये तो हमने एक मतलब एब्स्ट्रैक्ट वे में बता दिया कि सेंसिटिव कब कहलाएगा, जब वो कम करंट्स के लिए लार्ज डिफ्लेक्शन. भाई कितनी कम करंट. अब हम बताना चाहेंगे कि मेरे पास अगर दो गैल्वेनोमीटर्स रखती है मेरे सामने, तो वो दोनों में से कौन सा गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, कौन सा गैल्वेनोमीटर कम सेंसिटिव है. तो कैसे जज करें? मे बी हम दोनों में से सेम करंट पास करें, जो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है. ये भी कंपैरिजन ही हुआ. लेकिन मैं अगर आपके सामने एक गैल्वेनोमीटर और पूछूं कि बताइए ये कितना सेंसिटिव, अब इसकी सेंसिटिविटी नापी कैसे है. सेंसिटिविटी नापने के लिए हमने दो तरीके निकाले.
There are two different ways of expressing sensitivity of a galvanometer. पहले को हम कहते हैं, first way is current sensitivity and second is called as voltage sensitivity. करंट ही बेसिकली वो डिटेक्ट कर रहा था, लेकिन करंट तभी फ्लो करेगा ना जब उसमें से जब उस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे. पोटेंशियल डिफरेंस बिना लगाए तो करंट तो होगा नहीं. तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन कि जब हम एक गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बताते हैं तो व्हाट डू वी मीन बाय करंट सेंसिटिविटी एंड व्हाट डू वी मीन बाय voltage sensitivity. Let's discuss it one by one. So first of all, let us see what is current sensitivity. How do we define current sensitivity? तो एक गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को कैसे मेजर करें? Then it is the measure of deflection produced in the coil per unit current. कि अगर हमने एक सेट ऑफ गैल्वेनोमीटर्स है, कई गैल्वेनोमीटर्स है, सब में से लेट अस पास 1 एम्पीयर ऑफ करंट, सब में से हम एक ही एम्पीयर करंट पास करते हैं, यूनिट करंट पास करते हैं. तो सब में कितना कितना डिफ्लेक्शन हुआ? जिसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ मोर सेंसिटिव, जिसमें कम डिफ्लेक्शन हुआ लेस सेंसिटिव. तो इसी तरह से डिफाइन करते हैं. करंट सेंसिटिविटी क्या है? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट. कि जब मैंने करंट I पास किया डिफ्लेक्शन 5, तो अगर मैंने करंट 1 पास किया होता तो डिफ्लेक्शन कितना होता? 5/9. जिसके लिए ये क्वांटिटी ज्यादा है वो ज्यादा सेंसिटिव है, जिसके लिए क्वांटिटी कम है वो लेस सेंसिटिव है. तो इसी क्वांटिटी का नाम रख दिया हमने करंट सेंसिटिविटी. डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट. तो इसकी यूनिट क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ डिविजन्स इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट मींस पर एंपियर. ठीक है, डिविजन्स पर एंपियर. ओके, तो करंट सेंसिटिविटी अगर 5/I है तो लुक एट दिस एक्सप्रेशन. I was equals to K upon NBA into 5, ऐसे कुछ G5 लिखा था हमने. तो 5 डिवाइडेड बाय I करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 upon G. मतलब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल है वही उस गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी है. तो 1 upon G. G किसको लिखा था हमने? G was written for this constant. It means current sensitivity is NBA divided by K, उसका रेसिप्रोकल NBA divided by K. इसका मतलब एक गैल्वेनोमीटर जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी सेंसिटिविटी को हम ध्यान में रखते हुए अगर बना रहे हैं तो क्या-क्या चीजें हमें उसकी बनाते समय ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव हो. उसके लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा? To have more sensitive galvanometer, one option is you should increase the number of turns. ज्यादा coils बनाइए, number of turns coil में ज्यादा बनाइए. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B. जो आपने उसमें सिलिंड्रिकल पोल्स यूज किए थे, वो पोल्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड B क्रिएट हो रही थी, वी विश कि वो B स्ट्रॉन्गर हो, ज्यादा हो. तो वो स्ट्रॉन्गर तभी होगा जब हमारे मैग्नेट्स स्ट्रॉन्ग होंगे. तो वी मस्ट यूज स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक पोल्स सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज लार्ज. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लूप्स. जितने भी कॉइल्स की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी लार्ज. मींस वी शुड मेक अ लार्जर कॉइल. देयरफॉर कॉइल्स का साइज बढ़ाना चाहिए. बट द लास्ट फैक्टर देखिए वो उस पर इनवर्सली डिपेंड, इनवर्सली ऑन K. K क्या था? टॉर्शनल कांस्टेंट. वो जो हमने फास्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप ली थी, उससे जिससे कॉइल को हमने सस्पेंड किया था, उसका टॉर्शनल कांस्टेंट कम होना चाहिए. मतलब वो ऐसा कोई स्ट्रिप, ऐसा कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए जैसे स्टील का स्ट्रिप लगा दिया कि वो कॉइल उस कॉइल के पास करंट पास करने से वो स्टील इतना रिजिड है, इतना टफ है कि वो उसको घुमा ही नहीं पा रहा. अगर वो घूमेगा ही नहीं, टर्न ही नहीं होगा, तो करंट डिटेक्ट ही नहीं होगा. तो वो जो स्ट्रिप था हमने इसलिए फास्फोर ब्रॉन्ज यूज किया था कि वो एक कंडक्टिंग मटेरियल के अलावा हाईली सेंसिटिव मटेरियल है कि वो जरा सा भी उस पे टॉर्क लग गया तो वो ट्विस्ट हो जाता है. तो उसका टॉर्शनल कांस्टेंट काफी लो है. तो we need all these factors: large number of turns, stronger magnetic field, larger area of coils of each turn, less torsional constant of the suspension strip. ठीक है, तो ये factors you should remember, these factors on which the current sensitivity of a galvanometer depends, and the unit is divisions per ampere. Next, let us see what is voltage sensitivity. How do we measure it? So this is what is known as voltage sensitivity. See, voltage sensitivity जिसको मैंने सिंपल VS से डिनोट कर दिया है. जैसे current sensitivity डिफाइन किया था, similarly here it is the measure of deflection produced per unit potential difference applied across the galvanometer. Here I galvanometer. हाँ, इस galvanometer को आपने कैसे बनाया था? कॉइल थी, कॉइल्स की वाइंडिंग्स बनाई थी कोर के ऊपर. अब नेचुरली जब आप किसी वायर से कुछ कॉइल्स बनाएंगे तो उस कॉइल के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा.
है ना। जितनी ज्यादा वाइंडिंग्स बनाते जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जितना बढ़ाते चले जाएंगे, उस कॉइल की लंबाई बढ़ती जाएगी, उस वायर की लंबाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, जब मैं इसमें से करंट पास करता हूं, मैंने आई करंट पास करता हूं, तो इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है फाई। लेकिन ये करंट आई कैसे पास किया, डेफिनेटली इसके अक्रॉस मैंने कोई वोल्टेज अप्लाई किया होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जिसकी वजह से इसमें से करंट आई जाने लगा। सपोज वो पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, तो मैं अभी तक कह रहा था कि करंट आई पास करने से आई डिफ्लेक्शन, अब मैं उल्टा कहता हूं कि V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से फाई करंट पास हुआ। ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर कॉइल में जो वायर्स है उसका रेजिस्टेंस मान लीजिए Rg है, तो एज इफ आपने एक रेजिस्टेंस Rg के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया तो करंट I फ्लो हुआ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V मस्ट बी इक्वल टू I टाइम्स Rg। ठीक है, तो V मस्ट बी इक्वल्स टू I टाइम्स Rg, मैंने Rg लिखा है, वो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो हमारी डेफिनेशन क्या है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज नाउ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, कि V वोल्ट अप्लाई करने से 5 डिफ्लेक्शन हुआ, तो 1 वोल्ट अप्लाई करने से कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता, वो है 5 अपॉन V। लेकिन अगर V I टाइम्स Rg है, तो मैं यहां पर V को I टाइम्स Rg सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो व्हाट वाज 5 अपॉन I, 5 upon I was current sensitivity. So that means voltage sensitivity is equals to current sensitivity of the galvanometer divided by the resistance. तो इसका मतलब जब करंट सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हैं आप, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ रही है। लेकिन एक एक फैक्टर देखिए ये है, जो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने की वजह से ये बढ़ता है, मतलब जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो कॉइल वायर की लंबाई भी बढ़ रही होगी, वायर की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी हाई हो, करंट सेंसिटिविटी भी हाई हो, इसके लिए हमें एक ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है कि ऐसा नहीं कर सकते कि हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते ही चले जाएं, बढ़ाते ही चले जाएं और हमारा डिवाइस में ज्यादा से ज्यादा करंट सेंसिटिव हो जाए। ज्यादा करंट सेंसिटिव होने के चक्कर में आपका गैल्वेनोमीटर लेस वोल्टेज सेंसिटिव हो जाएगा। तो हमें दोनों चीजें हाई रखनी पड़ती हैं, तो वी डू नॉट गो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न्स करते चले जाएं, हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं कि सर्टेन वैल्यू ऐसा रखा जाए कि वी मे हैव अ गुड current sensitivity as well as a good voltage sensitivity. So these are the factors on which voltage sensitivity depends and the factors we discuss on which current sensitivity depends. तो इस तरह से जब हमने एक डिवाइस कंस्ट्रक्ट कर लिया, इन दोनों ही फैक्टर्स में हमने नोटिस ये किया कि ये डिवाइस जनरली एक लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है जब हम एक छोटी सी करंट भी पास कर दें या एक छोटी सी वोल्टेज अप्लाई कर दें, है ना। आप अपने लैब्स में गैल्वेनोमीटर्स को जब देखेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा भी कि उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है और करंट सेंसिटिविटी कितनी है, तो यू विल सी दैट कई बार गैल्वेनोमीटर्स आपको मिलेंगे जो इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनमें आप ज्यादा से ज्यादा कुछ माइक्रो एम्पियर्स की करंट अप्लाई पास कर सकते हैं, और वो माइक्रो एम्पियर्स की करंट कुछ मतलब फ्यू डेसिमल मिली वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस से फुलफिल हो जाती है, मतलब 0.1 वोल्ट अप्लाई किया और उसमें से 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर। सो दैट वे गैल्वेनोमीटर्स जो है वो एज सच कोई अच्छे मेजरिंग डिवाइसेस नहीं होते, वो मेजर करने के लिए नहीं है, क्योंकि उनका काम सिर्फ छोटी सी छोटी करंट को डिटेक्ट करना है। जहां अब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की बात आएगी तो हमारे जो नॉर्मल सर्किट्स है उसमें तो करंट ज्यादा फ्लो कर सकती है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेजेस अप्लाइड हैं वो समटाइम वोल्टेजेस ज्यादा होती हैं। तो जब हम ज्यादा वैल्यूज ऑफ करंट्स को या ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंसेस को नापने के लिए डिवाइस बनाना चाहते हैं तो हम इसी गैल्वेनोमीटर को देखिए दो नए डिवाइसेस में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो दोस डिवाइसेस आर कॉल्ड एज एमीटर एंड voltmeters. Let us see how a galvanometer can be converted into a ammeter and into a voltmeter. So first of all, let us take up ammeter. What is an ammeter? See, ammeter is a device which is used to measure current. उसका काम करंट को नापना है, not only to detect, उसकी वैल्यू भी बताना है, कितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, and those values of currents can be maybe larger currents also. हम ज्यादा से ज्यादा करंट्स को भी नापना चाहेंगे, not only कि हम उसका काम सिर्फ छोटी से छोटी करंट भी नापे और लार्जेस्ट पॉसिबल करंट्स भी नापे। तो हमारे पास जो लैब्स में एमीटर्स होते हैं देखिए वो अलग-अलग रेंजेस के होते हैं, है ना। कहीं आपको मिलेंगे कुछ मिली एमीटर्स, कुछ मिलेंगे एमीटर्स, मिली एम्पीयर्स में भी वो ज्यादा से ज्यादा 0 to 100 मिली एम्पीयर या 0 to 500 मिली एम्पीयर नाप रहे हैं। कुछ एमीटर्स मिलेंगे जो शायद 0 से 1 एम्पीयर, 0 से 10 एम्पीयर ऐसे नापने के लिए मिलेंगे। अलग अलग रेंजेस के आपको एमीटर्स मिलेंगे।
तो वो हमें चूज करना है कि जो मेरे सर्किट में करंट है मैं उसमें से कौन सा एमीटर अपने सर्किट में यूज करूं, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे सर्किट में करंट क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली मैं सर्किट में करंट एमीटर्स की चॉइस करता हूं। कि मुझे मालूम है कि मेरे सर्किट में करंट कुछ मिली एम्पियर्स में ही फ्लो करेगा, अब वहां पर एक एमीटर लगा दें जिसकी रेंज 0 to 10 एम्पियर है, तो दैट इज नॉट अ सुटेबल डिवाइस, है ना। इट्स समथिंग लाइक कि मुझे एक रूम की लंबाई चौड़ाई नापनी है। अब इस रूम की लंबाई चौड़ाई नापने के लिए मैं लाइट ईयर यूनिट का यूज करूं तो नॉट इज सुटेबल यूनिट, है ना। और मुझे एक वायर का डायमीटर नापना है तो उसके लिए मैं मीटर स्केल यूज करूं, दैट इज नॉट अ सुटेबल डिवाइस। तो मुझे एक मेजरमेंट करना है, उसके लिए एक सुटेबल डिवाइस की जरूरत है, तो मुझे वो एमीटर भी चूज करना है। ओके, अब इस एमीटर को कैसे बनाया जाए, गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके पहले लेट अस ट्राई टू समराइज सम प्रॉपर्टीज ऑफ एमीटर, जिससे कि हमें ये समझ में आ कि उसको हम कैसे कन्वर्ट करें। पहली बात कि एमीटर्स आर जनरली वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइसेस। इन डिवाइसेस के रेजिस्टेंसेस बहुत लो होने चाहिए। लो इन द सेंस कि वो नहीं होने चाहिए, रादर उनके पास कोई रेजिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं आइडियली रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी जीरो। क्यों होना चाहिए? एमीटर्स को के पास रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूं, एमीटर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर्स को हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। मान लीजिए ये कोई सर्किट है, ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स थे, उसमें एक सेल था, हाँ एक की लगी हुई थी एंड सो ऑन। मैंने इसका सर्किट को क्लोज किया। अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए मुझे वो करंट को एक डिवाइस से पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से करंट आई जा रहा है, तो ये करंट अगर मुझे नापना है तो ये करंट को मुझे उस डिवाइस से पास करना पड़ेगा जो करंट नापना चाहते हैं। ये करंट अगर मुझे उस डिवाइस से पास करना था, सपोज इसका नाम एमीटर है, तो ये करंट एमीटर से भी जाएगा। अब अगर देखिए एमीटर से करंट उतना ही जाना है जितना कि सर्किट में था, तो आपको ये मालूम है कि सीरीज में करंट सेम होता है। इसका मतलब अगर मुझे जितनी करंट इस रेजिस्टेंस में से जा रही है वही करंट एमीटर से भेजना है, तो इसी को ब्रेक करके, इस सर्किट को ब्रेक करके इसी ब्रांच में एमीटर लगाना पड़ेगा। तो एमीटर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब मान लीजिए आपने इसको एमीटर को सीरीज में तो लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका रेजिस्टेंस R2 था, अगर इसका भी कोई रेजिस्टेंस था RA, तो जो सर्किट का पहले रेजिस्टेंस था R1 प्लस R2, एमीटर लगाते ही वो रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस RA। अगर रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर जीरो नहीं है, इसका मतलब एमीटर सर्किट में लगाते ही रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर सर्किट के रेजिस्टेंस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो सीरीज में जोड़ा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही सर्किट का रेजिस्टेंस जो पहले सिर्फ R1 प्लस R2 था, अब बढ़कर R1 प्लस R2 प्लस RA हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ गया तो जिसमें से करंट जा रहा था, जो पहले मान लीजिए V वोल्ट अप्लाई करने से करंट पहले सिर्फ V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 जा रहा था, अब कितना कितना करंट हो गया होगा, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R2। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ा है सर्किट में एमीटर की वजह से, तो इसका मतलब सर्किट का जो करंट है वो घट गया होगा, और अगर करंट घट गया होगा तो वो घटा हुआ करंट ही तो नापेगा फिर। इसलिए हम कह रहे हैं कि सर्किट में एमीटर जब हम लगाएं तो वो सर्किट का करंट चेंज ना करे। वो सर्किट का करंट कब चेंज ना करे, कब कैसे नहीं चेंज करेगा, वो सिर्फ तभी नहीं चेंज करेगा जब उस एमीटर के लगाने से उस सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज ना हो। और वो तभी नहीं होगा कि एमीटर का खुद का कोई रेजिस्टेंस ना हो। इसलिए हम कह रहे हैं कि एमीटर्स जो होते हैं वो लो रेजिस्टेंस डिवाइसेस होते हैं, तो उनका रेजिस्टेंस आइडियली तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा कोई डिवाइस एमीटर नहीं होता जिसका रेजिस्टेंस हो ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसी यही फिर बात के बाद चॉइस करनी, हम सर्किट में एमीटर्स को फिर ऐसा चूज करेंगे कि जो हमारे सर्किट के रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज हैं लगभग उसके कंपैरिजन में एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। कि अगर मेरे सर्किट्स के रेजिस्टेंसेस किलो ओम्स में है और मैं उसमें एक एमीटर लगा रहा हूं जिसका रेजिस्टेंस समटाइम्स कुछ मिली ओम्स में ही है, तो ये माना जा सकता है कि वो लगभग आइडियल जैसा है कि किलो ओम्स के सामने मिली ओम रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकली बात समझिए कि आइडियल एमीटर इज अ डिवाइस whose resistance is zero. No resistance, no device, no ammeter is available whose resistance is actually zero, but we expect कि ammeter should have negligible resistance, क्योंकि उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, and whenever resistors are connected in series, resistances are added, so ammeter will therefore add up its resistance into the circuit, so its resistance will increase, and so ammeters can decrease the current in the circuit.
ठीक है. Now let us see how therefore a galvanometer can be converted into an ammeter. तो एक galvanometer को ammeter में convert करने का जो तरीका है कि हम उस ammeter के parallel में एक resistance, it can be converted into an ammeter by connecting a suitable shunt. Shunt का मतलब होता है a resistance connected in parallel. ठीक है, shunt in parallel नहीं बोला है, shunt का मतलब ही होता है parallel path. So it is a suitable shunt which should be connected across the galvanometer and then galvanometer can be converted into an ammeter. देखिए जरा यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की. सोचिए कि ये galvanometer, ओके, इस गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस Rg था. जनरली आर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर्स लो नहीं होते. आपके लैब्स के भी गैल्वेनोमीटर्स हैं वो 50 टू 100 ओम्स के बीच के रेजिस्टेंस हैं आपके पास. ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए Rg. अगर मैं सिर्फ इस गैल्वेनोमीटर से, सिर्फ गैल्वेनोमीटर, अभी कुछ और नहीं है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर से करंट पास करूं तो ये एक ऐसी करंट जो मैंने लिखी Ig एक ऐसी करंट है जो इस गैल्वेनोमीटर से पास करने पर वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है. जो आपकी गैल्वेनोमीटर में स्केल लगा हुआ है उसमें जो लास्ट डिवीजन है नीडल वहां पहुंच जाती है सिर्फ कितनी करंट से Ig जनरली बहुत कम होता है. इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स टू सम मिली एम्पियर्स. कुछ माइक्रो एम्पियर से कुछ मिली एम्पियर की करंट से ही गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करने लगता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम गैल्वेनोमीटर से सिर्फ कुछ मिली एम्पियर तक की करंट को ही नाप पाएंगे, उससे ज्यादा करंट है तो नहीं नाप पाएंगे. वही हम मॉडिफिकेशंस करने जा रहे हैं. तो देखिए Ig इज दैट करंट व्हिच शोस फुल स्केल डिफ्लेक्शन. जनरली Ig इज वेरी वेरी लो. हमारे पास एक सर्किट है, जैसा सर्किट मैंने दिखाया था, उसमें करंट फ्लो कर रहा है I, जो Ig से समटाइम्स बहुत ज्यादा, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स भी ज्यादा हो सकता है. तो ऐसी करंट्स को हम कैसे नापें? ये करंट को मैं डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर से तो नहीं भेज सकता. डायरेक्टली भेजूंगा गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी सिर्फ Ig की मैक्सिमम कैरी कर लेगी, ये तो तुरंत जला देगा इसको, है ना, करंट के गैल्वेनोमीटर की कॉइल. तो देखिए हमने क्या अरेंजमेंट किया, हमने एक और रास्ता बनाया, वन मोर एडिशनल पाथ, पैरेलल पाथ, कि जब ये करंट आई इस पॉइंट तक पहुंच रहा है, देखिए जंक्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ जंक्शन है, इस जंक्शन से डेफिनेटली ये करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा. हम यहाँ एक ऐसा रेजिस्टेंस चूज करें, लगाएं, जिसको हम शंट नाम दे रहे हैं, कि इस शंट में से सिर्फ इतनी करंट जाए कि यहाँ से जाने वाली करंट Ig रहे और यहाँ से जाने वाली करंट रिमेनिंग करंट दैट इज I माइनस Ig चली जाए, जो यहाँ पर वापस मिलकर फिर से वापस Ig यहाँ से आएगी, I माइनस Ig यहाँ से आएगी और मिलकर ये करंट आएगी. तो मुझे इस डिवाइस में जो सर्कल दिखाई पड़ रहा है, मुझे इस डिवाइस में यहाँ से इन जाता हुआ दिखाई पड़ा I, बाहर आता हुआ दिखाई पड़ा I. तो ये जो डिवाइस है जिसमें करंट I जाता हुआ दिख रहा है और I बाहर आता हुआ दिख रहा है, इस डिवाइस का नाम हो जाएगा एमीटर. लेकिन एक्चुअली गैल्वेनोमीटर से सिर्फ कितना करंट गया है? Ig के, और Ig से क्या होता था? गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता था. तो हमें अपैरेंटली लगेगा क्या कि करंट I अंदर जाता है तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाता है. ठीक है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब अब हमारे लिए अपैरेंटली Ig नहीं हो जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब हो जाएगा करंट I जा रहा है सर्किट, कि जब भी सर्किट में करंट I जाता है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन. अब ये जो I है वो इस गैल्वेनोमीटर की रेंज में, इससे ज्यादा नहीं भेज सकते. तो ये देखिए मैंने थ्योरी में क्या मेंशन किया कि अगर Rg रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर था, Ig is the current which shows full scale deflection. Ig करंट से वो full scale deflection शो करता था. तो अगर उसकी रेंज हम बनाना चाहते हैं 0 टू I एम्पियर्स, मैक्सिमम करंट I, तो हम देखिए जो रेंज बनाते हैं I एम्पियर्स की, उसी के लिए शंट चूज करें. तो नेचुरली I से कम करंट पास करेंगे तब तो वो मेजर कर ही लेगा, मतलब I पास करने से फुल स्केल हो गया, I से कम करेंगे तो उससे कम डिफ्लेक्शन शो करेगा. तो 0 से I एम्पियर्स करंट अगर उसकी रेंज है तो मुझे शंट लिखना चाहिए. तो लेट द shunt resistance required, जो मुझे लगाना है वो अगर S है, अगर शंट रेजिस्टेंस जो मुझे लगाना है उसकी वैल्यू अगर S ओम्स है तो वो शंट कितना होना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट. वो शंट की वैल्यू निकालना. देखिए बड़ा सिंपल सा है, वी आर सेइंग कि ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट पैरेलल में है. तो what is true about parallel combinations? तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि that in parallel combination क्या सेम होता था, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या सेम होता था, वोल्टेजेस सेम होते थे, वोल्टेजेस अक्रॉस
the two resistors मतलब voltage across the galvanometer should be equal to voltage across the shunt. ठीक है, तो जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन चल रहा है उस समय की बात कर रहे हैं, करंट गैल्वेनोमीटर से उस समय Ig जा रहा है, तो Ig गैल्वेनोमीटर से जा रहा है जिसका रेजिस्टेंस Rg है, तो Vg should be Ig into Rg, और उसी वक्त शंट जिसका रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं S, उसमें से कितनी करंट जा रही है उस समय उस शंट से करंट जा रही है I माइनस। तो ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो मैक्सिमम रेंज के लिए करते हैं, एक्चुअली रेंज बना रहे हैं ना, तो वो शंट हम जो फाइंड आउट करेंगे, हम वो सिर्फ शंट फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन, उससे कम करंट सर्किट में है तो नेचुरली तो ना भी लेगा, मैक्सिमम अगर नाप रहा है तो कम वाली तो ना भी लेगा वो, तो कितनी शंट की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेशन इज सो सिंपल, इट इज Ig Rg divided by I minus Rg. So this is the value of shunt required to make a galvanometer into an ammeter whose range will be 0 to I. I is the range, Ig was the current for full scale deflection, and galvanometer का resistance Rg है, तो मुझे उसके across S ohms का shunt लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू, ठीक है। तो अगर एमीटर का रेजिस्टेंस पूछूं, व्हाट इज एमीटर्स रेजिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इट विल बिकम 1 अपॉन Rg प्लस 1 अपॉन S, इससे आपको एमीटर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, शंट की वैल्यू मिल गई तो एमीटर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, एंड यू ऑलरेडी नो है ना कि जो, देखिए यहां पर सोचिए समझने वाली बात है, गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस, मतलब इसमें से जो करंट भेजी जा सकती थी Ig वो जनरली बहुत लो थी, लेकिन हमें हाई करंट नापना चाहते हैं, इसका मतलब इस हाई करंट में जब डिवीजन किया गया, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया होगा शंट की वजह से मदद से, तो Ig तो बहुत कम था, इसका मतलब शंट वाज सपोज्ड टू कैरी द मैक्सिमम करंट, ज्यादा करंट जो थी वो शंट से जाने वाली है, अगर ज्यादा करंट शंट से जाने वाली है तो शंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, शंट रेजिस्टेंस शुड बी लो, तो शंट जनरली बहुत लो रेजिस्टेंस पाथ होते हैं, लो रेजिस्टेंस पैरेलल के पाथ से, अगर S लो रेजिस्टेंस है तो आपको याद है पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हम जब इक्विवेलेंट निकालते थे, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है पैरेलल्स में, इक्विवेलेंट उससे भी छोटा होता है, इसका मतलब जो RA होगा वो तो शंट से भी कम होगा, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू तो शंट से भी कम होगी, अगर शंट इटसेल्फ बहुत छोटा है तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी नेचुरली वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट RA मैंने जो आपसे कहा एमीटर्स आर वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइसेस, वो चीज, ठीक है। लेट अस सिमिलरली लर्न कि एक गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कब कैसे कन्वर्ट करते हैं। Now what is a voltmeter? Just like ammeter, voltmeter is a device which is used to measure potential difference, इसका काम potential differences नापना है ना, तो वोल्टमीटर्स आर जनरली हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, बिल्कुल उल्टा है, देखिए सारी प्रॉपर्टीज जो आपने एमीटर्स में देखी उसका ठीक उल्टा प्रॉपर्टी है, वहां एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस था, वोल्टमीटर्स आर जनरली हाई रेजिस्टेंस डिवाइसेस, आइडियली इनका रेजिस्टेंस हम कहते हैं इनफाइनाइट होना चाहिए, जहां वोल्ट में एमीटर्स का रेजिस्टेंस 0 चाहिए था, यहां पर इनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, हां क्यों होना चाहिए, देखिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तीसरी भी बात समझ लीजिए, वोल्टमीटर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, एक्चुअली देखिए ये सर्किट था, ठीक है, ये सर्किट था जिसके अक्रॉस हमने एक सेट लगा रखा था, अब मुझे इसके किसी एक रेजिस्टेंस या दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज नापना, यहां पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइस के अक्रॉस भी होना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम तभी होता है जब हम जानते हैं कि वोल्टेज पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, इसका मतलब वोल्टमीटर को मुझे रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना है उसके पैरेलल लगाना पड़ेगा, मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज नापना है तो यहां वोल्टेज वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा, लेकिन मुझे पूरे सर्किट के अक्रॉस नापना है तो पूरे सर्किट के पैरेलल में लगाना पड़ेगा, मतलब वोल्टमीटर को आपको हमेशा उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पैरेलल में लगाना पड़ेगा जिसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस नापना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा अब मान लीजिए मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना चाहता हूं, हाँ इस सर्किट से करंट फ्लो हो रहा था ऐसा, ठीक है, इसमें से करंट आई जा रहा था जिसकी वजह से इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा था I टाइम्स R1, तो यही मैं नापना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये वोल्टमीटर इस वोल्टेज को बताए कितना है ना, लेकिन जैसे ही मैं ये वोल्टमीटर लगा देता हूं, अभी तक जब नहीं लगाया था तो ऐसा करंट जा रहा था, ठीक है, इसमें से I करंट जा रहा था, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना क्रिएट हुआ I टाइम्स R, तो ये मुझे नापना था, तो उसके लिए मैंने ये वोल्टमीटर यहां लगाया, लेकिन जैसे ही लगाया हुआ क्या,
कि जो करंट आई अभी यहाँ से जाके ऐसे चला जा रहा था वो इस जंक्शन को के वजह से दो में डिवाइड हुआ। एक्चुअली यहाँ से कुछ फ्रैक्शन ऑफ करंट अगर यहाँ चला गया तो वो करंट यहाँ रिड्यूस हो गई। अगर यहाँ करंट रिड्यूस हो गई तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अभी तक आई आ रहा था वो कम हो जाएगा। तो वो अगर कम हो गया पोटेंशियल डिफरेंस तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके भी अक्रॉस होगा। दैट मींस वोल्ट मीटर जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस है उससे कम नापेगा, है ना। तो ये ना ऐसा करें कि हम चाहते हैं कि ये जितना वोल्टेज यहाँ है एक्चुअली ये IR1 उतना ही नापे। तो ये तभी हो सकता था कि जो वो करंट यहाँ से आ रही थी जो अभी यहाँ से जा रही थी वो एमीटर और वोल्ट मीटर लगाने के बावजूद करंट यहीं से चलती चली जाए, इसमें से ना जाए, इसमें से वो करंट ना जाए, यहाँ से डिवाइड ना हो करंट दो हिस्सों में। तो वो अब ऐसा होगा कि ये करंट यहाँ तो आए जंक्शन पर आए लेकिन वो करंट आई आने के साथ साथ आई यहीं से चली जाए, इसमें से ना जाए। ऐसा तभी होगा जब इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना हो, कहां से करंट नहीं जाती है, किस रास्ते से करंट नहीं जाएगी, जिस जिस पाथ का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। इसका मतलब वोल्ट मीटर को इस सर्किट का करंट लेना नहीं चाहिए, बिना करंट लिए नापना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई वोल्ट मीटर होता नहीं, बिना करंट लिए तो नहीं नाप सकता। तो हम चाहते हैं कि वो करंट अगर ले भी ले सर्किट से तो वो इतना कम करंट लेके नाप ले कि वो सर्किट के करंट का नेग्लिजिबल करंट। तो इसलिए हम कहते हैं कि वोल्ट मीटर्स शुड बी ऑफ हाई रेजिस्टेंस सो दैट दे मे नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द मेन सर्किट, so that the current of the main circuit may remain as it is and the potential difference across the resistance where we want to measure the potential difference may remain intact, will remain as it is बना रहे। इसलिए voltmeters therefore should have high resistances। ये explanation समझ में आ रहा है सबको? Why voltmeter should be of high resistance? Voltmeter should be of high resistance because whenever voltmeters are connected in parallel, they draw current from the circuit and thereby they decrease the potential difference, actual potential difference across the circuit. So as to measure the correct potential differences across any circuit, voltmeters should not draw any current from the circuit. And that will happen only when voltmeters have high resistance or infinite resistance. तो देखिए वोल्टमीटर को हमें गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए जैसे हमने एमीटर में शंट लगाया था, पैरेलल रेजिस्टेंस लगाया था, यहाँ पर हमें सीरीज रेजिस्टेंस लगाया। शंट एक लो रेजिस्टेंस था, सीरीज में जो रेजिस्टेंस हम लगाने वाले हैं वो एक हाई रेजिस्टेंस। सो देखिए फिर से भैया ये वही गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस Rg था, इसमें से Ig करंट पास करने पर वो फुल स्केल इंडक्शन शुरू कर देता था। जब मैं इसके अक्रॉस इसमें से अगर Ig करंट भेजता हूं इस Rg रेजिस्टेंस में से, मतलब मैं इसके अक्रॉस मैक्सिमम कितनी पोटेंशियल डिफरेंस लगा बताऊं, Ig into Rg। ठीक है, अब अगर Ig जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, Ig मान लीजिए एक गैल्वेनोमीटर के लिए 1 मिली एम्पीयर मतलब 10 टू द पावर -3 एम्पीयर, और मान लीजिए उसका रेजिस्टेंस 100 ओम का है, गैल्वेनोमीटर 100 ओम का था, तो इसका मतलब मैं उसके अक्रॉस अधिक से अधिक कितनी पोटेंशियल डिफरेंस लगा पाऊंगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 मतलब 0.1 वोल्ट, सिर्फ 0.1 वोल्ट। आपके लैब में जो छोटे-छोटे से ड्राई सेल्स भी होते हैं या लैक्लांची सेल, डेवियल सेल्स भी होते हैं, उनकी भी ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। वो इससे अभी भी देखिए 1.5 मतलब इसका कितना 15 गुना ज्यादा हो गया। तो ये तो बहुत हाई वोल्टेज हो गया। इसका मतलब आप एक गैल्वेनोमीटर का जो आपके लैब में गैल्वेनोमीटर्स है, सपोज वो 100 ओम के भी रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस आप डायरेक्टली 1.5 वोल्ट का सेल भी नहीं डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते, इतने सेंसिटिव होते हैं गैल्वेनोमीटर। तो हम इस गैल्वेनोमीटर से कैसे हायर वोल्टेजेस नापे, कैसे हम अगर मुझे अपने सर्किट में 2 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो वो कैसे नापे। तो देखिए उसका तरीका क्या है कि मैक्सिमम मैं इसके अक्रॉस Vg अप्लाई कर सकता हूं। मुझे नापना है V वोल्ट, किसी दो पॉइंट्स के बीच में मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट का। तो मैंने क्या किया, वो V वोल्ट मैं डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर से ना लगाकर पहले गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने के बाद अब ये जो डिवाइस है ना, ये डिवाइस जिसके अक्रॉस जिसकी ये दो टर्मिनल्स हैं, ये इसका पॉजिटिव और ये मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल है, तो अब मैं इसके अक्रॉस ये वोल्टेज अप्लाई, इसके करने से क्या होगा कि अब जब ये V वोल्ट इसके अक्रॉस अप्लाई होगा कि मैं यहाँ पर एक ऐसा रेजिस्टेंस चूज करूं कि इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस Vg ही रहे, लेकिन बाकी का पोटेंशियल ड्रॉप V माइनस Vg। आपको मालूम है सीरीज में वोल्टेजेस डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ Vg यहाँ V माइनस Vg, इन दोनों का सम मिला के कितना हुआ V वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज
divided in series combination. तो ऐसा हम एक रेजिस्टेंस चूज करेंगे कि जब हम इस वोल्टेज V को अप्लाई करें तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस तो वोल्टेज VG ही रहे, जिससे कि उसके से करंट IG है, लेकिन बाकी का पोटेंशियल ड्रॉप V माइनस VG उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैसे निकालें? सिंपल है, इसमें जैसे आपने पैरेलल का यूज किया था, यहाँ पर सीरीज का यूज करते हैं। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट डू वी नो? इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सेम होता है, जो गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा वही करंट उस रेजिस्टेंस R से भी जा रहा होगा। जो IG यहाँ से जा रहा है वही करंट रेजिस्टेंस R से भी जा रहा है। तो मान लीजिए मैं जो गैल्वेनोमीटर बनाना चाहता हूँ उसकी रेंज 0 टू V, V वोल्ट इज द रेंज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो करंट अगर IG है तो I V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, IG मतलब VG डिवाइडेड बाय RG, है ना, और IR मतलब V माइनस VG डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज अपॉन इसका रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो R निकाल लो। तो व्हाट इज R? R is V minus VG whole divided by VG into RG. So this is the value of the resistance we need to connect in series, है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, in terms of IG लिख सकते हैं, तो RG can be written as V minus IG into RG, VG is IG into RG divided by IG into RG into RG, एक RG and RG कैंसिल कर लें, दिस इज R is equals to क्या मिला? V divided by IG minus IG से इसको भी डिवाइड किया तो minus RG. So this is the value of the resistance needed for a galvanometer to be converted into a voltmeter whose range will be 0 to V. तो V वोल्ट का एक वोल्टमीटर बनाने के लिए मुझे R रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना है। तो नेचुरली जब रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगाते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो पहले से RG था, तो उसके साथ सीरीज में R ओम्स और लगा दिया तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर विल बिकम RG प्लस, एक्चुअली वो जो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर है वो RG से बहुत बहुत ज्यादा होगा, इट विल बी वेरी लार्ज। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर्स जब वोल्टमीटर्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइसेस बन जाते हैं। So these are the theories of galvanometers and ammeters. Simple problems are available on this topic. Try those questions also. So next, let us see what will be the next topic we'll take up.